हाई करें तो नीचे चला जाएगा रोशनी। अभी बताइए। अभी दिख रहा है? ठीक ठीक है मैम, बिल्कुल ओके सर। दिख रहा है? ओके ओके, जी जी। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हारमोनियम की भी आ रही है? जी सर, आ रही है। शुरू करें अगर सर? बैलेंस नहीं करना, हम तेरे हाँ जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का दिन बहुत ही शुभ है। गुरु पूर्णिमा के दिन अभिनय और संगीत के गुरु श्री रघुवीर यादव जी हमारे साथ हैं। इस बार हमारे साथ भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता संगीतकार श्री रघुवीर यादव जी, जिन्होंने अपनी विशेष शैली और जीतोड़ मेहनत से सिनेमा में अपनी अनूठी पहचान स्थापित की है। रघुवीर यादव जी विगत 46 वर्षों से नाट्य एवं सिनेमा में ख्याति प्राप्त अभिनेता के साथ संगीतकार भी हैं, जैसा कि आरंभ में ही हमने सुन लिया। इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक के बाद टेलीविजन में मुंगेरी लाल के सपने, बहुत खूबसूरत सीरियल आया करता था, और एक ऐसा दौर था कि इस सीरियल को देखते ही जो मन में गुदगुदी उठती थी वह आज भी याद है सर। से यात्रा शुरू की, जिसमें आगे चलकर लगभग 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जैसे लगान, मेस्सी साहब, क्वार्टर, सलाम बॉम्बे, फिराक, पीपली लाइफ, गांधी टू हिटलर, मामू, बवंडर आदि एक लंबी सूची है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका सर आपने निभाई है। हाल ही में आपने पंचायत नामक वेब सीरीज में ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान के चरित्र को जीवंत किया है, जिसे हम सभी देख रहे हैं आज के युवा। आप प्रथम भारतीय नायक हैं जिन्होंने सिल्वर पिकॉक बेस्ट एक्टर अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपका सिनेमा के साथ रंगमंच से भी उतना ही गहरा लगाव है। 70 से अधिक नाटकों में आपने अभिनय किया है, गायन किया है, और टेलीविजन के साथ साथ गायन की एक मैं बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। आप सभी विज्ञापन देखते हैं। एक मशहूर विज्ञापन है, एमपी अजब है गजब है, सर की ही आवाज में वो विज्ञापन है। तो सर आपका इतना विस्तार परिचय है कि हम सभी आपसे मैंने बखूबी परिचित हैं, जरूरत नहीं है। आप ही हमारे लिए एक बड़ी इंसाइक्लोपीडिया की तरह हैं। तो हम चाहेंगे कि समय जाया ना करते हुए आपको खूब सुने। पुनः ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 9 में आपका स्वागत है सर, जैसा कि विषय है सिनेमा एवं नाट्य अभिनय का अंतर संबंध। जी सर। धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। मैं तो बिल्कुल मैं एक तरह से स्टूडेंट ही हूँ जिंदगी का। मैं जिंदगी से सीखते चलता हूँ, यही मेरी मंशा रहती है, यही मेरी फितरत है। बस यही चाहता हूँ कि बस जिंदगी भर सीखता रहूं, क्या बन जाऊं और क्या बना लूं अपने आप को, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा और सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि सीखने में जो मजा है वो बन जाने में नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है सीखते रहना, तो बस ऐसे सीखते रहना। अभी माफ करिएगा कि थोड़ा सा विलंब इसलिए हो गए 4-5 मिनट के का, क्योंकि पहले तो मैं चाह रहा था बस कैमरा सामने रख के और बैठ जाऊं, फिर ये आया कि हारमोनियम भी रख लूं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस करने में 3-4-5 मिनट का वक्त लग गया। और ये सब जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी है इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, ये सब नए नए हैं जो सीखने पड़ रहे हैं ये तरीके, कि आप घर बैठ के और सब इतनी दूर दूर कैसे बातें कर लेते हैं। फोन पे तो ठीक था
कि व्हाट्सएप और कहीं और वो लाइव करके और आप बात कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो कि आप अकेले बैठ के सिर्फ बड़बड़ाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कभी कभी तो समय तो बहुत कंसंट्रेशन की बड़ी जरूरत पड़ जाती है। तो ये कंसंट्रेशन शुरू में जब मैंने इस तरह के जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब मैंने शायद फेसबुक पे या यहाँ कहीं इस तरह के एक आध प्रोग्राम किए, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, कैसे क्या करूं। ऐसा लग रहा है सामने आपके कैमरा रखा हुआ है और आप बोले चले जा रहे हैं। तो ये कैमरे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैमरा सामने रखा हुआ और आप बोले चले जा रहे हैं और आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ कमरे में बंद है, और लेकिन हैं भी सारे लोग। तो सिर्फ यही फर्क है फिल्म और थिएटर। थिएटर में आपके आसपास सब कुछ, सब लोग रहते हैं और रह के तो आपको रिएक्शन का भी पता चलता रहता है कि कौन किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपका अभिनय किस दिशा में जा रहे हैं, और आप जिस पिच पे बोल रहे हैं या जो जिस पिच पे आपने अपने किरदार को शुरू किया है। देखिए होता क्या है कि थिएटर में हर दिन पिच फर्क हो जाता है ऑडियंस के हिसाब से, थिएटर के हिसाब से। तो ले दे के ये सारा मामला आता है दूरी का, डिस्टेंस का, कि जिनको आप ये सुना रहे हैं उसमें डिस्टेंस कितना है, कितने दूर है वो। तो अब पारसी थिएटर को ले जाइए, पहले क्या होता था कि पारसी थिएटर वैसे सिनेमा से पहले की बात बता रहा हूँ, और सिनेमा से पहले की थिएटर की बात मैं बता रहा हूँ कि होता ये था कि ऑडियंस होती थी 10,000, 15,000, 5,000, जो भी दूर दूर बैठी होती थी, और उस तक आप अपनी बात पहुंचानी होती थी। तो जाहिर है कि जब पहुंचे तो अपने आप ही हाव भाव और आपका जो पिच है वो अपने आप ही ज्यादा हो जाता था, एक्स्ट्रा हो जाता, वो करना ही पड़ता था। लेकिन वो एक्स्ट्रा करने के बावजूद भी रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें डूबना बड़ा जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको तहे दिल से ही बात अगर निकलेगी तभी ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो ये दिल से बात करने या दिल से अभिनय करने वाला जो अभ्यास है वो सिनेमा में भी है और थिएटर के लिए भी है, दोनों के। तो दिल तो आपका बिल्कुल कहीं किसी भी विधा से अलग नहीं जा सकता, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो। तो जब मैं थिएटर से, जब मैंने फिल्म, मेरी पहली फिल्म मैसी साहब थी, तो उसमें जब मुझे मौका मिला काम करने का, तो थोड़ा सा थिएटर का जो मेरी आदत थी थिएटर करने की, वो थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि मैं जब तक, मुझे ये लगा कि जब तक कुछ करके ना दिखाओ तो समझ नहीं आएगा। लेकिन ये भी मुझे मालूम पड़ा कि कैमरे की जो आंख होती है बहुत ही शार्प होती है, इतनी शार्प कि आपके चेहरे में एक एक जो स्किन की जो सिलवट होती है या स्किन की जो एक एक खरोंच, दरार, ये जो भी है वो बिल्कुल जरा सा हिला तो उसे आपको कैमरे को पकड़ लेता कि आपने ये क्यों एक्सप्रेशन में आपकी ये सिलवट क्यों हुई चेहरे पे, या सिकन क्यों पड़ी माथे पर या चेहरे पे या किसी जगह पे, ये यहाँ या कहीं भी, या आप बिल्कुल इत्मीनान से बोल रहे हैं तो वो क्यों। तो ये सारी चीजें हैं कि कैमरे के आगे आप झूठ कतई नहीं बोल सकते। आपको बिल्कुल जो है आपको वहीं डूब के करना पड़ेगा, वहीं उतरना पड़ेगा, और आप इतना सा भी झूठ नहीं बोल सकते, नहीं आप पकड़े जाएंगे। यही वजह है कि जो थिएटर के एक्टर हैं उनको काफी वक्त लग जाता है सिनेमा को समझने में। तो वक्त इसलिए लगता है कि तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं देते। उनकी आदत, उन्हें लगता है कि आप स्टेज पे बड़े बड़े हाव भाव और बड़े बड़े जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग लफ्ज ये थिएटर से ही आया कि हमें एक्टिंग करनी है। और मेरे जहन से या मेरी सोच से या मेरे ख्याल से एक्टिंग कोई लफ्ज नहीं है। अगर आप सही मायनों में एक्टर हैं तो एक्टिंग लफ्ज आपको भटकाता है। एक्टिंग लफ्ज जो है, अभिनय जो है, कि आप एक्टिंग करने लग जाएं, तो इस वजह से आपने देखा वो कई एक्टर जो होते पता नहीं लगता कि ये वही एक्टर है और ये रोल कर रहा है। मसलन आप बलराज साहनी को देख लीजिए, मैंने उनकी एक फिल्म देखी जिससे जब से मैं कायल हो गया, उनकी एक फिल्म देखी मैंने, 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन में उनको मैं काफी देर तक पहचान नहीं पाया
जबकि मैं खुद ही थिएटर में हूँ और मैंने खुद ही सिनेमा देखा है, सब कुछ देखा है और उनको बाखूबी जानता हूँ, उनके बहुत सारे मैंने परफॉर्मेंस भी देखे थे। लेकिन मैंने बाद में देखी ये 2 बीघा ज़मीन, उससे पहले मैंने वक्त, जो उनकी एक फिल्म थी जिसमें मेरी ज़ोहरा जबी जो गाना था वो हुआ करती थी, तो वो देखा तो मैं उनका कायल था कि उनकी नेचुरल जो एक्टिंग थी या नेचुरल जो करते थे, जो उनका परफॉर्मेंस था नेचुरल, वो उसका मैं कायल था और मैं समझ नहीं पाता था कि ये इतना नेचुरल कैसे कर लेते। तब मुझे बहुत बाद में क्या, मुझे जब मैं पारसी थिएटर में था, मैं आपको बता दूं कि मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस पारसी रंगमंच के साथ जुड़ा रहा और 2 रुपये 50 पैसे मुझे मिलते थे उस दौरान। उससे पहले तो मैं म्यूजिक से मेरा ताल्लुक रहा, मैं गाने, फिल्मी गाने गा के और बस यही लगता था कि म्यूजिक पे काम करूंगा, म्यूजिक सीखूंगा, क्योंकि म्यूजिक मेरी रूह के बड़े करीब था, मेरी आत्मा के बहुत करीब था। मैं बगैर म्यूजिक के मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल था। मैं चाहे कितनी भी मार खाता था बचपन में कुछ भी, लेकिन म्यूजिक मेरा ना छूटा। मैं म्यूजिक, जब मेरे पहली क्लास में नाम लिखा दिया गया तो घर वालों को बड़ा एतराज हुआ कि हमेशा गाता रहता है, रात को दिन को, कभी मुझे सोते से मेरी नींद खुलती तब मैं गाने लग जाता था, तो बहुत मार पड़ती थी मुझे। स्कूल में जब नाम लिखा दिया गया, पहले पहले तो ठीक था कि भजन गा लिए, ये गा लिए, फिल्मी गाने गा दिए, तो शुरू था। लेकिन जैसे ही पहली क्लास मेरा नाम लिखाया गया और बस अंकुश लगा दिया गया मेरे ऊपर, लेकिन मैं चुपके से बैलगाड़ी लेके चला जाता था, भैंसे लेके चला जाता था, उनके पीछे उनकी पीठ पर बैठ के तालाब में भैंसों को नहलाता रहता था और उनके साथ गाता रहता। तो वो मेरे लिए बड़ा मजेदार होता था कि मैं, मुझे यही कि बस मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कब बैलगाड़ी लेके निकल जाऊं, कब मैं भैंसों के पीछे चला जाऊं, कब गाय चराने चला जाऊं, ताकि मुझे वहां कोई ना रोक सके। मैं हूं और मेरा संगीत और मेरा म्यूजिक रहे। और मुझे सुरों का कोई उस तरह का ज्ञान नहीं था कि ये क्लासिकल होता है, ये फोक होता है, और ये मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस मुझे स्वरों का अंदाज था कि गाना गाया कैसे जाता है और कैसे गाना होता क्या है। म्यूजिक का बहुत ज्यादा डिटेल मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बस यही था कि मुझे म्यूजिक में डूबना आता था, तो मैं डूबा रहता था हमेशा। हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो उनका सायरन बजता था, उससे स्वर मिला के, ये बाद में पता लगा कि एक स्केल होता है जहाँ से आप गाते हैं। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा जब मैंने लोगों को बताया कि वो सायरन बजता था, वहां से सा ले लेता था और उसके बाद फिर मैं अपना फिल्मी गानों का रियाज करता रहता था। और आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं आप लोगों के पास कि आप कौन सा गाना सुनना है, किस तरह का म्यूजिक सुनना है, किस तरह का म्यूजिक सीखना है, आप एक बटन दबाइए और आपके सामने सारा कुछ हाजिर है। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। 50 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हमें बड़ी मुश्किल से कभी वो जो बाजार में वो ग्रामोफोन की दुकान होती थी, वहां गाना सुनने मिल जाता था। तो उन दिनों चलते थे, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले ले, मिलके बिछड़ गई अखियां है रामा, मिलके बिछड़ गई अखियां, और सुनरी सखी तो मुझे सजना बुलाए, जाना है पी की नगरिया। इस तरह के गाने जो हुआ करते थे, वो मैं बड़े महीनों महीनों लग जाते थे याद करने में। सुन सुन के, क्यों सुन सुन के ही याद करते थे, और बस एक बार सुने फिर अपने दिमाग में उस धुन को बजाते रहते थे और बजती रहती थी। तो दिमाग में तो होती थी लेकिन जबान पे नहीं आती थी, गले में नहीं आती थी। तो बस इसी तरह रियाज कर करके बस उसी तरह का रियाज था। मैं रियाज का मतलब भी नहीं मालूम था, तो ऐसी फिल्मी गानों का हम रियाज किया करते थे। तो ये जो मैं यहाँ म्यूजिक पे इसलिए ले आया कि म्यूजिक ही एक ऐसा तरीका है या ऐसा अभ्यास है, म्यूजिक के जरिए आप फिल्म की एक्टिंग, सिनेमा की एक्टिंग या थिएटर की एक्टिंग या टीवी की एक्टिंग, बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। है बहुत छोटी सी बात समझने वाली, लेकिन अगर आप उस पर तवज्जो दें तब, नहीं तो बहुत बड़ी लगेगी। तवज्जो ये कि आप कहाँ झूठ बोल के संभाल सकते हैं, कहाँ झूठ बोल के फंस सकते हैं। तो झूठ बोल के संभालना थिएटर में आता है, और फिल्म में आप बिल्कुल नहीं संभाल सकते, संभल ही नहीं पाएंगे। और होता ये है कि फिल्मों में जब है तो आपके आसपास कोई नहीं होता, डायरेक्टर होता है और वो जो लाइट बॉय, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, ये सारे होते हैं, तो उनके सामने आप लगता है कि परफॉर्म कर दो। तो नेचुरली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा
करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपको फौरन सीन दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि ये है, तो आप जल्दी जल्दी आप उसको याद करते हैं और याद करके वो वैसे ही जो है बोल देते हैं, ना सामने वाले के साथ रिहर्सल करते हैं ना कुछ करते हैं, और जितना हो गया हो गया। और कभी कभी ये होता है कि आपने बेहतर किया लेकिन वो किसी टेक्निक की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर दूसरा फिर किया जो आपको शायद नहीं पसंद आया है, आपको नहीं सेटिस्फाइड हो शॉर्ट से, लेकिन वो रख दिया गया। तो ये होता है। तो मैं ये बताऊं कि मेरे मेरे जिंदगी में जो सिनेमा के जो है, तो मैं आज तक किसी भी रोल से अभी तक पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि हमेशा मैं जब अपने आप को सिनेमा में देखता हूँ तो बहुत सारी कमियां नजर आती हैं कि मैं इसको और बेहतर कर सकता था, लेकिन कोई चारा नहीं, आपको उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके साथ पूरा यूनिट जुड़ा रहता है, 100-150 लोगों का। तो वहाँ अपनी अपनी जो मंशा है, आप जो करना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी कितना कर पाते हैं या कितना नहीं कर पाते। तो ये है कि आपको डूबे रहना पड़ता है और बहुत ईमानदारी से वहां, कहीं ये नहीं कि एक्टिंग हो जाए या कैरिकेचर हो जाए या मिमिक्री हो जाए। तो और दूसरी बात ये कि दूसरों को वहां जो उस वक्त हैं उनके लिए, क्योंकि आपके पास ऑडियंस और कोई नहीं वही है, तो उनको बेहतर लगे या वो अभी रिएक्ट कर जाएं इस बात को, तो आप परफॉर्म वैसे ही अपने आप ही वो ज्यादा कर देते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा कि आप अपने आप में डूब के करिए कि चाहे कोई अभी इस वक्त बेहतर कहे या ना करे, क्योंकि आपको मालूम है पूरे जो आपके पास जो स्क्रिप्ट है, जो आपका किरदार है, उसकी पूरी जो जर्नी है, उस 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे की फिल्म है, उसके अंदर की जो जर्नी है वो आपके जहन में है, वो तस्वीर आपके जहन में है। फिल्मों में होता है कि एक शॉट आखिर का पहले ले लिया, बीच का उठा के शुरू में कर दिया, या शुरू का उठा के बीच में कर दिया। तो आपको वो जर्नी का और वो सारा कुछ अंदाज रहना चाहिए, वो आपके जहन में होने चाहिए, वो पूरी जर्नी, वो पूरा ग्राफ आपके अंदर होना चाहिए। और थिएटर में आप आ जाइए, तो थिएटर में होता ये है कि आपको सामने स्क्रिप्ट पहले हो जाती है, 2 महीने पहले आपके हाथ में स्क्रिप्ट होती है, आप उसे पढ़िए 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 पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। समझ में, फिर उसमें डायलॉग, फिर दूसरों के कैरेक्टर भी आपको सारे के सारे मिल जाते हैं आपके सामने, सबके सब हैं कि ये कैरेक्टर कर रहा है, ये कर रहा है, वो है। फिर जब रीडिंग होती है तो और भी समझ, फिर आपको साउंड भी सुनाई देने लग जाते हैं कि कौन से कैरेक्टर का क्या साउंड है। जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो कुछ और था, भी कुछ और हो गया, फिर उसमें उसके साथ तालमेल आपको बिठाना। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और आपको वक्त है आपके पास थिएटर में। तो ये है कि कभी कभी ये होता है कि ज्यादा वक्त मिलना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए भी, इसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक्टर की ही है, आपकी ही जिम्मेदारी है। जो आप एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टर का पेशा आपने अख्तियार कर लिया है, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप ये ना हो कि ज्यादा खुश होके उसको ओवर करने लग जाए। बहुत सारे एक्टर ओवर भी कर जाते हैं और बड़े जल्दी आ जाती है टेंडेंसी कि आपने जरा थोड़ा सा ठीक किया और राज किया, पता लगा कि यार ये तो कर लिया, अब तो लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको और बढ़ा देता, फिर बिगाड़ते चले जाते हैं। इसलिए एक एक जो धार है किरदार की, कैरेक्टर की, वो पकड़ के रखना चाहिए। वो धार जो है वो म्यूजिक से समझ आएगी आपको। क्यों, वो जो ताकत, वो कुव्वत, वो जो है वो सारी म्यूजिक में है। म्यूजिक को आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब मसलन म्यूजिक से क्यों समझ आएगी कि आप, अगर आप सितार बजाना जानते हैं, अगर आप कोई भी है, तो जब उसके तार मिलाए जाते हैं, तो जब सितार के तार मिलाया जाए तो तारों को किस स्केल में, कौन सा तार किस स्केल में है, वो बिल्कुल उसी उसमें। ये भी होता है कि अगर आप जो तार जिस स्केल में मिलाया जाता है, अगर उसको ज्यादा खींच दिया जाए, बजेगा तो वो, लेकिन उसकी लोच और वो सब चली जाएगी, ना वो नीचे की तरफ जा पाएगा ना ऊपर। इसलिए वो जो धार पे, जो तार की जो कुव्वत है, तार की जो ताकत है, तार की जो बर्दाश्त करने का तार का जो मादा है, उसको बिल्कुल सेंटर में रख के अगर मिलाया जाता है तार, तो फिर वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रहेगा वहीं उस जगह पे। और अगर कहीं आपने ज्यादा खींच लिया
तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तब भी खराब लगेगा, बहुत ऊपर जाएगा तो चीखता हुआ लगेगा। इसलिए आपको वो जगह पकड़नी पड़ेगी। तो ये एक्टर का फर्ज है कि वो जगह पहचानने उसको आनी चाहिए। हम लोग अभ्यास करते हैं एक्टर होने का, कि एक्टर बनने का, अभिनेता बनने का अभ्यास करते हैं। किस बात का अभ्यास करते हैं? आपने स्पीच कर ली कि साफ कैसे बोला जाए, हैं, और आपने जबान की डायलेक्ट की भी आपने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन उसका स्वर कहाँ गया, उसका साउंड कहाँ गया? इसलिए एक्टर का सबसे जो अहम, जो सबसे मुश्किल तो नहीं कहूंगा, जो सबसे जो अहम है जो अभ्यास, वो है साउंड। साउंड का अगर अभ्यास करेंगे सुनने का, देखिए बगैर सुने हम कभी बोल भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुन के ही समझ आती है। सुन के जब वो दिमाग में जाता है, क्या है वो दिमाग में आपके जाएगा, उसके बाद फिर वो पूरी अपनी दिमाग के अंदर फिर अपनी वो जगह बनाएगा, वो कैरेक्टर बनाएगा। कोई भी लफ्ज वो कहा कैसे गया, वो लफ्ज कहा क्या, गुस्से में कहा गया क्या, प्यार से कहा गया है या मोहब्बत में कहा गया है, वही लफ्ज है। वो तीन तरीके से, 4 और 5 और 6 और कई तरीके से, क्योंकि इमोशन की कई परतें होती हैं। किस इमोशन में कहा गया तो उसका साउंड उसी तरह का होगा। तो ये साउंड जो है म्यूजिक से समझ आएगा आपको। ये सारी चीजें, राग बदल जाते हैं, एक ही राग में इतने सुर लगे, उन्हीं सुर को अगर आपने ज्यादा खींचतान की तो राग बदल जाता है, उसका अंदाज बदल जाता है। एक ही राग को एक शख्स गा रहा है तो दूसरा शख्स गा रहा है, उसमें वो शायद बहुत गा वही स्वर रहा है वो, लेकिन शायद उतना मजा ना आए, और दूसरा गा रहा है शायद उसमें मजा आ जाए। क्यों मजा है? क्योंकि वो बिल्कुल दिल से, तहे दिल से, आत्मा से और स्वरों को समझ के गा रहा है। यहाँ गणित से गाया जा रहा है एक तरफ, कि उसको बता दिया कि सा की बात पा आता है या सारे गा धा है, भूप राग है, तो उसमें ये स्वर लगते हैं तो वो गा रहा है। लेकिन उसकी जो लचक, उसकी जो लोच है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसको जब तक वो नहीं गाएगा तब तक उसमें आपको आपके अंदर नहीं है, सुनने वालों के अंदर नहीं उतर पाएगा। गा तो लेगा, सुर में गा रहा, सब कुछ गा रहा, लेकिन अंदर नहीं उतर पाएगा। यही है अभ्यास जो एक्टर को करना चाहिए। और बड़ी बारीक सी लाइन है, पता नहीं मैं कितना आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन एक बात बता दूं कि जरा इस अभ्यास को करके देखना, म्यूजिक को समझने सुनने की कोशिश करना। मैं म्यूजिक से ही शुरुआत करता हूँ। क्या म्यूजिक, क्योंकि मैं जो एक्टर बना म्यूजिक की वजह से, जो अभिनय जो मैंने पेशा जो अख्तियार किया है कि म्यूजिक की वजह से, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा कि एक्टर तो वो है कि जिसको सब कुछ आना चाहिए, और मैं तो बड़ा लालची आदमी, मैं तो सब कुछ सीखना चाहता हूँ। दुनिया में जो चीजें हैं, जो म्यूजिक है, जो सारी चीजें जिनसे कि आपको आपकी जिंदगी आसान हो जाए, आसान लगने लग जाए। और आसान कब लगती है? जिंदगी जीना आसान क्या, ये लगने लगता है कि वक्त बड़ा कम है। और हम लोग सबसे ज्यादा जो हम लोगों में जो खामी है कि हम लोग वक्त बहुत जाया करते हैं। हम अपनी बात नहीं सुनते, हम दूसरों की सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, दूसरों को सुनना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप वो कर दिए, लेकिन जरा अपने आप को देखिए, अपने अंदर तो झांकिए कि आप में कुव्वत क्या है, आप में क्या क्या खूबियां हैं। देखिए मैंने एक बात नोट की है कि खूबी हर शख्स में, हम सब में खूबियां हैं, हम लोग पहचानते नहीं है। हम दूसरों की खूबियों को पहचान के उनकी तरह चलने लग जाते हैं, तो अपनी जो आपकी जो खूबियां उनको हम भूलते चले जाते हैं, उनको कमजोर कर लेते हैं अपनी खूबियों को। खामियां किसी में नहीं होती, कमी हो सकती है। खामी मेरे उसमें कोई लफ्ज ही नहीं है, मैं खामी किसी को नहीं कहते। कमियां हो सकती हैं, तो कमियों को कमजोरी कह लीजिए उससे कि कमजोरी है इसकी। तो कमजोरी को कैसे दूर किया जाता है? अगर आप कमजोर हैं, फिजिकली आप कमजोर हैं, अभ्यास करिए, रियाज करिए, मेहनत करिए, योगा करिए, वो करिए, तो आपकी कमजोरी हो गई ना, रास्ते पे आ गई। तो वो जो कमजोरी है वो खामी नहीं है, वो कमजोरी है आपकी। तो वो कमजोरी को आप जरा ताकत दे दी, तो वो कैसे ताकत देंगे? उस पर अभ्यास करना पड़ेगा आपको। खूबी में जो है आपकी उसमें तो कम,
क्यों, आपको खूबी तो है, आपको दे दी गई है खूबी, लेकिन खूबी को थोड़ा और निखारिए, और उसके लिए भी अभ्यास तो करना पड़ेगा उसको, लेकिन उसमें थोड़ा कम अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो जिसे आप कमजोरी, मैं तो खामी कभी नहीं कहूंगा, जो कमजोरी है, इस कमजोरी को थोड़ा ताकतवर बनाने के लिए इसमें थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा आपको। और वो किस तरह का अभ्यास चाहते हैं, तो वो देखिए कि अगर म्यूजिक में की कमी है आप में, तो म्यूजिक ज्यादा सुनिए, समझिए, वो ज्यादा कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये आपको समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से कि फिल्म की एक्टिंग क्या होती है और थिएटर की एक्टिंग क्या होती है, ये सब आपके बिल्कुल परे हट जाएंगी सारी चीजें। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ दिल का फर्क होता है, और सच्चाई का फर्क होता है, और ईमान का फर्क होता है, और बाकी कोई फर्क नहीं होता कि। और ये है कि पारसी थिएटर में लोग जब मैंने देखा है बहुत सारी टीचर पारसी थिएटर के बारे में बात करते हैं, तो उनको दो चार लफ्ज मालूम है कि पारसी थिएटर में बहुत बड़े बड़े जेस्चर होते थे, और डायलॉग होते थे, और ये होता था, वो सब होता था। ये तो उन्होंने बता दिया कि बड़े बड़े वंस मोर और ये वो सारी चीजें, जो एक मजे की बातें तो होती थी ये, और वाकई होते थे, लेकिन क्यों होते थे ये नहीं बताते। अब क्या बड़े बड़े जेस्चर होते तो क्या वो नकली लगते थे? बिल्कुल नहीं लगते थे। मैं खुद पारसी थिएटर में रहा हूँ, मैंने कभी उनके, और जितना वो मेरे ख्याल से जितना नेचुरल उनके एक्टिंग में लगता था, जितनी रियलिस्टिक एक्टिंग उनकी लगती थी, मुझे और नजर नहीं आती कि वो तो मुझे कभी नहीं लगा कि ये बड़ा ओवर करते थे। और लोग कहते हैं कि पारसी थिएटर में ओवर एक्टिंग होती थी, कोई ओवर नहीं होती थी भैया यहाँ से, क्योंकि अगर वो ओवर एक्टिंग करते, कुछ एक्टर थे कि जिनको लगता है कि यही है एक्टिंग, जो बहुत सारी समझ नहीं होती कैरेक्टर किरदार की, या जो भी कहें, तो शायद वो ओवर कर जाते होंगे। लेकिन असली में जो एक्टर जो आपको होना चाहिए, वो उन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, उन उस्तादों से, उन खलीफों से, कि वो कैसे समझते थे। उन्होंने कभी नहीं किताबें पढ़ी होंगी बड़े बड़े लोगों को, वो बस सिर्फ उनका दिल था, रूह थी, बस रूह से, अपनी आत्मा से काम करते थे। तो सबसे बड़ी ये है कि एक्टिंग की जो रूह है उसको पकड़ना बड़ा जरूरी है, और वो रूह पकड़ने के लिए म्यूजिक आपके लिए एक जो आपका समझ लिए एक सहारा है, वो म्यूजिक ही है। मुझे तो म्यूजिक ने साथ दिया, मैं तो कहीं नहीं पहुंच जाता म्यूजिक को लेकर। मैं तकलीफ भी म्यूजिक से संभाल लेता हूँ, खुशी भी म्यूजिक से संभाल लेता हूँ। कोई कितना भी बड़ा सदमा हो, म्यूजिक संभाल लेते। कोई आफत आ जाए मेरे लिए, तो मैं म्यूजिक में चला जाता हूँ, और जाके उस आफत को धीरे से किनारे कर देता हूँ, और बड़े आराम से फिर वो आफत अच्छी लगने लग जाती, फिर वो दिक्कत अच्छी लगने लग जाती, जब आप म्यूजिक के साथ उस आफत में मरहम लगाते हैं म्यूजिक के जरिए, तो आफत अच्छी लगने लग जाती। आप यकीन मानिए, मैं जब पारसी थिएटर में था, तो हम अक्सर वहां भूखे रहते थे, तो 2.5 रुपए मुझे मिला करते थे, लेकिन कहाँ से आ रहा भैया? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर, जी सर, आ रही है। अच्छा, जी बोलिए जी सर। जी, हाँ हाँ, वही तो मैं सोचा, पता नहीं कुछ फोन किसी ने किया तो शायद। हाँ, तो मैं कहाँ पर था कि मैं पारसी कोई भी थिएटर में बता मुसीबत हो रहा तो था हाँ। जब आप थिएटर में थे। जी। हाँ तो जी। क्या क्या कह रहा था मैं बीच में? आपको 2.5 रुपए मिला करते थे जी जब आप हाँ, जी पारसी हाँ, जब जी थिएटर हाँ, में जी थे। हाँ, जी थिएटर में हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 2 रुपए 50 पैसे मिलते थे। ये तो पूरे थे 2 रुपए 50 पैसे, लेकिन 2 रुपए 50 पैसे तो कभी कभार मिलते थे, हफ्ते में एक आध दिन या दूसरे दिन। ज्यादातर 1 रुपया 1.5 रुपए से काम चलाना पड़ता था, क्योंकि बारिश हो जाती तो काम नहीं होता था, तो सब लोगों को उसी तरह से बांट दिया करते थे। लेकिन 1 रुपए 1.5 रुपए में जो हमें गुजारा करना पड़ता था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जिंदगी सीखने के लिए, जिंदगी जीने का एक जो तरीका था, वो बहुत ही कमाल का था। और जो दिक्कतें परेशानी हमें भूखे रहने में हुआ करती थी, मुझे कभी नहीं हुई।
बाकी लोगों को शायद होती रही होगी, लेकिन मुझे कभी नहीं। मुझे बड़ा मजा आता था जब कंपनी में भुखमरी छाती तो मेरे गाल लाल हुआ करते। उसकी वजह वो फिर कभी मैं बताऊंगा कि वजह क्या थी, मुझे कैसे। तो मुझे गजा जो मेरी थी बस वो यही था कि म्यूजिक और कैसे वो आप काम करते रहिए, बस खुश रहिए। और खुशी किस बात की कि आप सीख रहे हैं, सीखने में जो खुशी मिलती थी उससे बड़ी खुशी मुझे कभी कहीं नहीं लगी कि जब आप कोई चीज हासिल करने के लिए तब पढ़ते हैं, चाहे जितना भी हासिल हो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह हासिल हो गई आपको, लेकिन उसे उसे पाने के लिए, उसमें डूबने के लिए तो जितना मुझे मजा आता है, अभी भी आता है। इसीलिए मुझे वो वाला दौर जब मैं बिल्कुल खाना बदोशों की तरह बिल्कुल मुफलिसी में हम गुजारा करते थे, वो अभी तक मुझे लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर से उस दौर में चला जाऊं, लेकिन वो पारसी थिएटर भी खत्म हो गए। तो बस ऐसे ही छाती पत्थर रख के रहते कि चलो कोई बात नहीं, जितना 6 साल का था वो काफी है। अब उसी को, उसमें जो सीखा है उसी को निखारने की कोशिश में लगा रहता हूँ। और यकीन मानिए जिंदगी बड़ी छोटी सी लगती है जब आप सीखना शुरू कर दें या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वक्त बहुत कम है। तो मैं सबसे कहूंगा जितने भी हमारे थिएटर में जो आना चाहते हैं या आ रहे हैं या हैं थिएटर में, उनसे ये कहूंगा कि थिएटर इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत, में सबसे अहम जगह है जहां आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। थिएटर में मोहब्बत बहुत है, वो हर जगह हर चीजों से मोहब्बत करना सिखाता है। थिएटर किताबों से मोहब्बत करना सिखाएगा, म्यूजिक से मोहब्बत करना सिखाएगा, घर में काम करने से मोहब्बत करना सिखाएगा, वक्त से मोहब्बत करना सिखाएगा। ये थिएटर ही सिखा सकता है। बाकी और चीजों में तो आप उलझ जाते हैं, रोटी कमाने के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में वहां उलझ जाते हैं। यहाँ सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ा अपने ऊपर इत्मीनान तो रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। क्या कि हम भटक जाते हैं कि जल्दी से एक रोल किया और फिल्मों की तरफ भाग जाते हैं कि चलो जी फिल्म, हमें फिल्में करना है, इसलिए जल्दी से थिएटर में एक आध नाटक किया और कुछ भी रोल किया, थोड़े लोगों ने वाह की और बस निकल गए। जबकि शुरुआत ही कई लोग ऐसे गए फिल्मों में, फिर वो वहीं को वहीं रह जाते हैं। और इस वजह से कि बगैर थिएटर के जो लोग गए उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनका वो है, पैसे से आ जाएंगे। तो मैं तो पैसों को बिल्कुल कभी मैंने अहमियत नहीं दी, क्योंकि पैसा आपको सिखाता नहीं है, पैसा आपको बस वो धंधा ही करवा सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए इसलिए मैंने पाया है कि हम अभाव में ही ज्यादा सीखते हैं, कमियों में ज्यादा सीखते हैं। आपके पास सब कुछ आ जाए, आप गलीचों में पलने लग जाएं, तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि जिसने मुझे बहुत सारी कमियां दी। मेरे पास बहुत सारी कि जिस तरह हम गांव में थे, मुफलिसी में वहां थे, पारसी थिएटर में थे, गांव में हम लालटेन में कि उजाले में पढ़ते थे, स्कूल में हम फट्टी पे बिछा के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, कुर्सियों पे नहीं बैठ पाते थे। तो ये सारी चीजों ने मुझे ऐसा जमीन की जो तासीर दी है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जब जब ईश्वर जन्म दे या कुछ दे, तो मैं तो ऐसी शुरुआत करूं कि जमीन से ही शुरू करूं और जमीन में ही रहूं, जमीन से ही सीखता रहूं, क्योंकि सब कुछ जमीन पे ही है। और आप ये जो एक्टिंग के जो फर्क की बात जो हमारे सामने आ जाइए, जो कि इसमें फर्क होता है, उसमें फर्क होता है, फर्क बस वही है, दिल की बात है, बाकी कुछ नहीं है। और आप खुद देख लीजिएगा कभी मौका मिले तो कि थिएटर की एक्टिंग और उसकी एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, बस सीधी सी बात है, आप दिल से करिए और डूब के करिए, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और सिर्फ ऑडियंस का ख्याल रखिए कि ऑडियंस कितनी डूब, अपने आप ही हो जाता है जैसे आप डूब जाते हैं। और आपको आपका एक सेंस जरूर ये काम करता रहता है कि आपकी जो ऑडियंस, जो आपके जो दर्शक हैं, वो आपसे कितने दूर हैं, जहाँ जिनसे आप बात कह रहे हैं, वो आपका सिक्स सेंस आपका वो काम करता रहता है। तो उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बतौर अभ्यास के ये शुरू हो जाता है। और यही है कि आप मेरा
जो रास्ता था, मैंने म्यूजिक अख्तियार कर लिया था, म्यूजिक से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आप भी म्यूजिक से जुड़िए और बस आगे बढ़िए। और क्या कहूँ, बताइए। हाँ जी। जी और सर, कुछ? जी सर, जैसा कि जी। आपने कहा कि बिना संगीत के अभिनय संभव नहीं है, और संगीत ही वह मार्ग है जो कुशल अभिनेता को एक और प्रसिद्ध और खूबसूरत और सात्विक अभिनय के साथ वह प्रसिद्धि दिला सकता है। सर, जैसे कि आपने संगीत की बात की, तो जरूर सर, आपके एक संगीत का एक बड़ा पक्ष है आपके व्यक्तित्व में, तो जरूर हम कुछ सुनना भी चाहेंगे सर। मैं संगीत के बारे में एक और रास्ता बताऊं। आप ईश्वर के पास भी संगीत के जरिए इतनी आसानी से पहुंच जाते हैं, तो फिर बात ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें लगती है, एक्टर बनना और ये सारी। जी हाँ, तो सब कुछ आपके करीब है। आप अगर ये रास्ता अख्तियार करें म्यूजिक, संगीत के, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो जरूर अब म्यूजिक की बात कर लें। और यहाँ कोई शक या कुछ और कुछ सवाल अगर सर, मेरे? कुछ जिज्ञासाएं होंगी छात्र, क्योंकि हमारे साथ युवा छात्र खूब हाँ, जुड़े हैं। इसमें मैं शायद क्या है कि ये तो मैंने अपनी सोच जाहिर की है, जो मैं चीजों को समझता हूँ, एक्टिंग को, फिल्म या उसके जैसा मैंने सीखा, वो मैंने आपको कर दिया। अब इससे अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अगर वो चाहे तो बात कर सकते हैं। जी सर, तो हम सर पहले सुन लेते हैं आपको। जी। अब एक बात बताऊं मैं कि हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही, आ रही, आ रही, जी ठीक। जी।
अपन जोगी हो गए, दुनिया बना गए अपन जोगी हो गए। लो जी। क्या बात है सर। सर एक और छोटी सी गीत वो आपकी जो बहुत बहुत मुझे भी पसंद है, हाँ, महंगाई के जमाने में जो गीत है। जी 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 जी, तो सर कुछ पंक्तियां उसकी अगर सुना देते जरूर तो। जरूर जरूर। सैया रे, सखी सैया तो खूबई कमाती है, महंगाई डायन खा जाती है। सैया तो खूबई कमाती है, महंगाई डायन खा जाती है। सैया तो खूबई कमाती है, महंगाई डायन खा जाती है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर बाई के का बोल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर बाई के का बोल। पूछा बासमती धान खरी जाती है, महंगाई डायन खा जाती है। सैया तो खूबई कमाती है, महंगाई डायन खा जाती है। हर साल घसीटत भागो महंगाई में रुकी गई खून। हर साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुकी गई खून। हाफ पैंट हो गई पतलून। हर साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुकी गई खून। हाफ पैंट हो गई पतलून। और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ाते हैं, महंगाई डायन खा जाते हैं। तो खूबई कमाती है, महंगाई डायन खा जाती है। महंगाई डायन खा जाती है। क्या बात है सर। बहुत खूब। और यह थैंक यू गीत सो मच। अपने आप में बहुत प्रासंगिकता के साथ आज भी प्रस्तुत है सर। वही हाल है पेट्रोल और डीजल का, और जी वही जी हाल है जी। महंगाई का। जी हाँ जी, इसलिए इस गाने को गाने में थोड़ी कतराता भी हूँ कि जब जब गाया तब तक महंगाई और बढ़ गई है। जी सर। बहुत ही प्रासंगिक और खूबसूरत लोकगीत की धुनों में आपने इसे बांधा है सर, बहुत ही खूबसूरत। तो थैंक यू सो सर मच। जी सर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ जिज्ञासाएं हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उनकी जी जिज्ञासाओं पे जी हमको जरूर जानना चाहेंगे। जी। हमारे बीच में जॉय, आप अपना प्रश्न रख लीजिए अगर कुछ आपको पूछना है तो। जॉय दास जी। हाँ, सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सर आज 5 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा। इस अवसर पर मेरा प्रणाम आपको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। साथ ही आज आपने जो गायन लोकगीत सुनाए जी उसमें सर नौटंकी की शैली विधा में गुलाब बाई जी का भी आज जन्मदिन है। उनको भी प्रणाम। एक सेकंड, आपकी थोड़ी आवाज मुझे कमजोर सुनाई दे रही है। हाँ बताइए, बोलिए जी। जी, मैं बोल रहा था कि आज गुलाब बाई जी का भी जन्मदिन है जो नौटंकी अरे विधा में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह, प्रणाम उनको तो जी, बहुत बहुत जी प्रणाम। जी जी। सर मेरा सवाल अभिनय से है। जी और अभिनय में रसों की बात होती है, भाव की बात होती है। जी।
तो एक रस है जो शांत रस, ये अभिनेता के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अभिनय में वो कैसे दर्शाता है? किन की बात कह रहे हैं आप? मैं 9 रसों में से शांत रस पे अच्छा, बात जी कर रहा जी हूँ। जी जी जी, अब ये कितना ठीक। महत्वपूर्ण है एक अभिनेता के लिए, और हाँ। वो कैसे प्रदर्शित करता है और किन किन जगहों पे ये कर सकता है और करता भी है? देखिए, जी। किन किन जगहों पे ऐसा कुछ तय नहीं है कि किन किन जगहों पे, सब जगह पे किस रस को कब जरूरत पड़ती है, वो आपको रस रस आप रस सिर्फ 9 ही नहीं, मेरे लिए तो और ये हजारों लाखों रस है। कि ये तो 9 मोटे मोटे बता दिए हैं आपको कि इन इन रसों को अगर, ये तो सिखाने के लिए जरूर आपको तवज्जो दी जाती है और देना पड़ता है कि ये रस की आप, ये रस है और ये रस है, ये श्रृंगार है, ये विभत्स है, ये सारा है। देखिए, बगैर रसों के तो कुछ नहीं, हमारी जिंदगी ही नहीं है। अब अगर रस का महत्व जानना चाहते हैं, रस रस को अगर है तो एक्टर के लिए सबसे बढ़िया मैं बताऊंगा, एक बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि अगर आपको रसों को पहचानना है और रस पे काम करना है तो आप किचन में चले जाइए, खाना बनाना सीख लीजिए। आपको तरह तरह के रस का जो स्वाद है, यही स्वाद अभिनय में है कि आप किसमें क्या चीज, अब अभिनय में कौन सा इमोशन कितना डालें तो क्या बनेगा, क्या है, ये सारा वो चक्कर है। सीधी सी बात ये है। और क्या है कि बगैर इमोशन को प्रदर्शित किए या दिखाए आपका अभिनय तो हो ही नहीं सकता। और उस इमोशन में रस जरूर है। ये मेरा बच्चा है, ये देखिए बीच बहुत तंग करता, आ जाए, या मैं भी बात करूं भाई, हाँ बात कर रहा हूँ, ये भी एक्टिंग सीखता रहता है। तो ये है, तो आप भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, आप वो पढ़ लीजिए, वो तो बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है। मैंने जो रसों का जो इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो वहां से मैंने उठाया है। जब मुझे कोई किरदार करना पड़ता है तो मैं उस किरदार का अभ्यास ज्यादा किचन में ही करता हूँ। ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगे, लेकिन वाकई मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा है। और रस आपको म्यूजिक में भी आपको रसों का अनुभव होगा। तो इसलिए मैंने म्यूजिक को बहुत अहम बताया है कि आप म्यूजिक से आप सब तरह के रसों पे काम किया जा सकता है, और किया सिर्फ काम नहीं किया, अंदर उतारे जा सकते हैं आपके अंदर। और उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए या कैसे उन रसों को अंदर लेके कैसे दर्शाया जाए, वो भी सब आपको म्यूजिक से आपको हासिल हो जाएंगी सारी चीजें। तो हर रस का म्यूजिक से ताल्लुक है। आप म्यूजिक सुनिए तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, और आपके जहन में बजने लग जाता है उस तरह का म्यूजिक, सुनाई देने लग जाता है उस तरह का म्यूजिक कानों में। जिस तरह का रस विभत्स हो या भयानक हो, या सबका म्यूजिक है आपके कानों में। तो जब इस तरह का अगर कोई करना पड़े तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप म्यूजिक सुनिए उस तरह का, और फील करिए, उस म्यूजिक को फील करिए, और फील करने के बाद फिर उसे प्रदर्शित करिए, फिर परफॉर्म करिए इसके बाद। जी सर। और आपके तो लगभग सभी फिल्मों में एक विभिन्न प्रकार के रसों को हमने महसूस किया है सर, चाहे वो गंभीर फिल्म हो या फिर हास्य फिल्में हो, उसमें लगभग आपने सभी रसों के अलावा जो संचारी रस जिसकी आप बात कर रहे थे, संचारी भाव जो कह रहे थे कि हजारों रसें हैं, तो उन सब का प्रयोग आपके अभिनय में हम लोग साक्षात देखते हैं सर। तो इसी क्रम में ये दरअसल क्या है, रसों को आदतों में डाल लेने चाहिए। अगर आप क्या है कि आदतों में डाल, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो अभिनेता होने का जो तजुर्बे और एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपका अभ्यास भी बढ़ते चला जाता है कि आपने एक रस में काम किया, उसी रस में और भी बहुत सारे, तो ये जो रसों की जो परतें हैं वो धीरे धीरे समझ आती रहती है आपको। और कभी कभी तो आपको कर भी जाए तो आपको पता नहीं होता कौन से रस में था, ये क्या था, अगर आपने फील किया है क्या। क्योंकि हम हमेशा क्या होता है कि हम अल्फाज हमारे पास होते नहीं है, तो ये तो 9 रस अल्फाजों में आ गए, तो 9 रस बता दिए गए हैं आपको, लेकिन उनके बीच में भी रसों की कई परतें हैं, जिसको हम कहते हैं कि जैसे म्यूजिक में होती है, मीण होती है, और तान होती है, तरब होते हैं, जो नीचे के स्वर जो बजते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बारीक सी, बड़ी महीन सा काम है। ये जो सेंसेस है, हम तो
5-6 ही सेंस हैं जो हमारे जो काम करते हैं, लेकिन उनके बीच में भी जो है तो वो उस पे भी एक्टर को काम करना बड़ा जरूरी है, तब कहीं वो बारीकियां समझ आती हैं। और उनकी अगर आपको आदत पड़ जाए तो फिर आपको बहुत ज्यादा जोर देने की, तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको अपने आप ही, जैसे आपने फील करना शुरू किया तो सारे रस जिस तरह की आप फील करेंगे उसी तरह का रस आपका प्रदर्शित होगा, आपको दिखाई देगा, आप परफॉर्म कर पाएंगे उस तरह का। सिर्फ फील करने की बात है बस। जी सर। तो क्या फील किया जाए वो आप पे वो है, वो आपके सामने है। जो क्या फील किया, जो आपको लिख के दे दिया जाता है वो कर दिया जाता है, और उस फीलिंग में और क्या मसाले डाले जा सकते हैं ताकि वो फीलिंग और स्ट्रांग हो जाए, वो रस और बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस पे हमें काम करना जरूरी है और काम करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। इसी क्रम में हमारे साथ सुप्रिया पाठक मैम जुड़ी हैं, डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी, जो स्त्री अध्ययन विभाग की विभाग प्रमुख हैं। मैम आप अपना भी प्रश्न पक्ष रखिए या अपनी जिज्ञासा रखिए। तो बहुत बड़ी फैन है सर आपकी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया जी। सुप्रिया मैम, हेलो जी। सुप्रिया मैम, कुछ लोग लिख के प्रश्न पूछ रहे हैं। जी सर, जी सर। लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ तो मैं हाँ, मैं बताती हूँ सर। मुझे लगता है सुप्रिया मैम अभी सुन नहीं पा रही हैं हम लोगों को। अच्छा जी, ठीक है सर। उन्होंने मुझे 2 दिन से फोन करके कहा है कि मुझे सर से एक बार बात करनी है, तो ठीक है सर। हमारे साथ इस वक्त जो प्रश्न आए हैं इसमें विष्णु के प्रश्न है, प्रेम के प्रश्न है। तो हाँ प्रेम, रखिए आप अपने प्रश्न को जी, अपनी जिज्ञासा रखिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सर मेरा सवाल ये है कि जब किसी चरित्र के प्रति लेखक, निर्देशक और अभिनेता की अलग अलग समझ होती है कि ये चरित्र ऐसा होगा, तो ऐसी परिस्थिति में अभिनेता क्या करता है, उसको चरित्र की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जी, बहुत कई बार ऐसा चांस आया मेरे लिए, ऐसा मौका आया कि मुझे सबके अलग अलग है, तो इसमें बीच का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। मैं तो बीच का रास्ता निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है आपका। तो मैं तो कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालूं कि आपकी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए, और ज्यादातर हमारी रह जाए। क्योंकि देखिए, एक जो राइटर है उसने कैरेक्टर लिख दिया, अब वो कैरेक्टर बनाया हुआ है या उसका वाकई देखा हुआ है। तो एक डायरेक्टर है जिसने पढ़ के उस कैरेक्टर को समझा है, एक ने जीवंत होके या उस कैरेक्टर में रहा है या जिया है या देखा है, वो है। एक एक्टर पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अब एक्टर हो सकता है उस तरह के चरित्र से वाकिफ है या नहीं है, या हो सकता है थोड़ा बहुत हो। तो सिर्फ बात कर करके ही वो उस कैरेक्टर को, चरित्र को पहचानने की कोशिश करेगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा अपना डाल लीजिए, थोड़ा सा जो शायद राइटर की बात पे ज्यादा तवज्जो दीजिए कि वो क्या वाकई सही कह रहा है, या डायरेक्टर ने उसमें और 4 चांद लगा दिए कुछ और रस डाल के, तो फिर उसकी सुन लीजिए। ऐसे करके अपना रास्ता ढूंढ लीजिए कि बेहतर कौन सा होगा, क्या जो आप सोच रहे हैं वो है, या जो डायरेक्टर सोच रहा है वो है, या जो राइटर कह रहा है वो है। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप परफॉर्म करेंगे तो इमोशन किस तरह के प्रकट होंगे, किस तरह का नजर आएगा, और किस तरह दिखाई देगा, किस तरह सुनाई देगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो सेंस आपको म्यूजिक से आएगा। जी सर, शुक्रिया। ठीक है प्रेम। विकास प्रश्न पूछना चाहते हैं सर आपसे, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं। जी विकास। हेलो। हाँ जी। प्रणाम सर, और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका मतलब शुरुआत से मैं देखता हूँ। मैसी साहब, उसके बाद सलाम बॉम्बे में आपने जो चिल्लम का रोल किया, उसमें बहुत उम्दा लगा सर। उस रोल को देखकर मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर मैं मतलब हर फिल्मों में सर आपने एक छोटा सा जो अपने अभिनय किया, उस अभिनय में अपने अमिट छाप छोड़ा हर फिल्मों पर। चाहे आप थैंक्स माँ को ले लिए सर, वो बेहतरीन फिल्म थी, थैंक्स माँ, न्यूटन, लगान, रूही का बोझ।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सूरज का सातवां घोड़ा मतलब एक तरह से मैन स्ट्रीम की फिल्में मानी जाती है, सब अलग ही मतलब फिल्में है उस दौर का। जी वो जी जी जी। जी आपने मतलब फिल्म का जो शुरुआत दौर होता है जो पारसी थिएटर से माना जाता है, वहां से आपने मतलब फिल्मों में आया, फिर आपने धारावाहिक भी किया, फिर अभी जो अभी ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज का उसमें भी आप काम कर रहे हैं लगातार। सर ये जो चार तरह का फॉर्मेट आपने देखा है सर, इन चार फॉर्मेट में आपने अपने अपने अभिनय अभिनय को किस रूप में आपने निखारा है सर? किस तरह से मतलब आपने पेश किया है? आपको कितनी मतलब असुविधा हुई या क्या कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा इन चार फॉर्मेट को लेने में? देखिए क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको जिंदगी जीना सीखना चाहिए, जी और जिंदगी वक्त जाया करके नहीं सीखी जा सकती। तो ये तो मैं सिर्फ जिंदगी की बात कर रहा हूं। अब जिंदगी के साथ आपकी जिंदगियां जोड़ती हैं अभिनेता के साथ, एक एक कर जब आप शुरू करते हैं। तो अगर आपकी जिम्मेदारी अभिनय की है, आपको एक्टर बनना है या बना दिया जाता है, तो ये आपकी फितरत में होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी ना जिए, औरों की भी जीते चलें। तो यही 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 हमारा अभ्यास है कि एक एक म्यूजिशियन, एक सितार बजाने वाला, ये तबला बजाने वाला है कि वो अपने रियाज करता है, 24-24 घंटे वो रियाज करता है। तो तब कहीं जाके वो उस इंस्ट्रूमेंट या उसके साथ आत्मसात कर पाता है। तो ये हमारे भी हमें क्या रियाज नहीं करना पड़ेगा, हमारा भी तो काम है। हम तो एक्टर, हम तो उनसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा रियाज है कि हम दूसरी जिंदगियों को आत्मसात करें, कैसी उस रूह तक पहुंचने की कोशिश करें। तो इसके लिए क्या है कि आपको आंख कान खोलने पड़ेंगे हमेशा, तमाम उम्र। आपके पास वक्त नहीं है अपने लिए वक्त देने का। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप और जो जिंदगियां हैं जिनकी वजह से आप हैं, आप एक्टर बने हुए, उन पर तवज्जो दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उनकी उनकी रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये हमारा अभ्यास है। जब आप में ये आ जाए तो धीरे धीरे फिर सारा कुछ समझ आने लग जाती है चीजें। और फिर दूसरी क्या, शुरू में दिक्कत होती है कि कैसे किया जाए। क्यों कि आपकी रूह में दूसरी जो आत्मा है, जो दूसरी रूह कहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल फर्क है। उसने अपनी आत्मा को, अपनी जिंदगी को, अपनी रूह को बिल्कुल फर्क तरीके से, किस माहौल से वो गुजर के होते हुए आया और एक कैरेक्टर बना है, और एक कैरेक्टर बन के वो आपकी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है कि आप उसको जीना है। तो जो उस बर्दाश्त करके आया है वहां तक, और आपको ऐसे ही पकड़ा दिया गया वो कैरेक्टर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी वो थोड़ी जिंदगी जी लीजिए ना। आप उसकी तकलीफें या उसकी खुशी या वो जो भी है वो आप भी महसूस कर लीजिए। तो ये महसूस करना आना, यही हमारा एक्टर का पेशा है, एक्टर का काम है। एक्टर की तकलीफ कहिए, एक्टर की खुशी कहिए, जो भी वो ये है। तो हमें हमेशा आंख कान खोल कर और सारी जिंदगियों को समझते हुए, उनकी तकलीफों को समझते हुए, उनकी तकलीफ या अपनी तकलीफ, और उन तकलीफों से बचना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपने अंदर उतार ली। कई एक्टर ऐसे होते हैं कि कोई उन्होंने ऐसा मुश्किल रोल कर लिया और फिर पता लगा कि वो 15 दिन तक, 20 दिन तक या पूरी जिंदगी तक उनके साथ रहने लग जाता है। तो हमें ये भी जिम्मेदारी है कि आप कैरेक्टर को करिए, उस रूह को आत्मसात करिए उसके साथ, और लेकिन उसको हटाने की भी वो भी अभ्यास करिए। ये भी बड़ा जरूरी है। मुझे बहुत होता था पहले कि जरा जरा सी बातों में अगर कोई मुझे दिख जाए, वो जब ये अभ्यास शुरू होता तो मैं परेशान हो जाता था। मुझे 10-10, 15-15 दिन नींद नहीं आती थी। फिर उस पर मैंने काम करना शुरू किया। ऐसे नहीं कि स्विच ऑन ऑफ नहीं होता, बाद में जब बहुत अभ्यास के बाद फिर ऑन ऑफ होना शुरू होता है। फिर आप अपनी अपनी जिंदगी के साथ, और जिंदगी जब जिसकी जरूरत पड़ती है आप बुला लीजिए, उतार लीजिए और बस उनके साथ चलते रहिए। लेकिन ये बैंक आपको ही बनाना पड़ेगा, ये जिंदगियों का बैंक आपको बनाना पड़ेगा, इमोशंस का बैंक आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये हमारा अभ्यास है। आप अभ्यास करिए और रहिए, दुनिया में रहिए, सबके साथ रहिए, पूरे जहां के साथ रहिए। ये नहीं कि ये हमारा काम नहीं है, इसमें ये नहीं, अब ये एक्टर या अभिनेता, ये उसका कोई वो नहीं है कि बहाना नहीं है कि आप नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है। ये इसकी क्या जरूरत है। आपको सब चीज की जरूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको कि सब कुछ सीखते रहने की, तब कहीं जाके आप कामयाब, क्या आप अपने आप को खुश रख पाएंगे, संतुष्ट हो पाएंगे। ये बात है। जी बिल्कुल सर।
और जैसा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज जरूरत है हमें अपने आप को जानने की भी। यदि हम अपने आप को ही जान लें और समझ लें तो हम अवसाद में तो नहीं ही जाएंगे सर, है ना। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने खूबसूरत मार्गदर्शन के लिए। हमारे साथ सरिता चौधरी हैं, सोनू चौधरी हैं। सोनू चौधरी जी ने प्रश्न पूछा है, पारसी थिएटर करने के बाद सामान्य थिएटर करने में क्या चुनौती होती है? हाँ, भयंकर चुनौती होती है, बहुत ज्यादा। जी देखिए पारसी थिएटर में ये जो मैं अभी बड़ी बड़ी बातें कैरेक्टर और सारी बातें कर रहा हूँ, वहां तो बिल्कुल खुला छूट आजादी थी, चीजों की समझ थी, लेकिन आजाद तरीके से, कि हमारी जिम्मेदारी ये थी कि ऑडियंस को पैसे देकर ये मजा आना चाहिए। तो हम कैरेक्टर करते करते भटक भी जाते थे कि अगर ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा तो कैरेक्टर बदल देते थे हम, कि मजा आने लग जाता था। तो ट्रेजेडी को हम कॉमेडी में भी बदल देते थे ताकि ऑडियंस को मजा आ जाए। बस यही हमारा मकसद था। हमें कैरेक्टर का जो दायरा होता है, जो उसका डिसिप्लिन होता है, उस कैरेक्टर के दायरे का जो डिसिप्लिन होता है, वो हमारी समझ में नहीं आता था। वो हमने वहां से निकलने के बाद जब हम एनएसडी में आए तब पता लगा कि भैया जो कैरेक्टर होता है उसका एक दायरा होता है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। नहीं, आप अपने कैरेक्टर में नहीं रहोगे, आप दूसरे कैरेक्टर में फिर तो आप मिमिक्री और कैरिकेचर वाले उस तरह के एक्टर बन जाओगे। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे पारसी थिएटर के बाद समझ आई। क्योंकि मुझे याद है कि एक अलकाई साहब एक प्ले कर रहे थे, बिच्छू मौलियर का प्ले था। तो उसमें 1 महीने रिहर्सल हो चुकी थी, तो उन्होंने कहीं दूसरे प्ले में मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने एक रोल मुझे दे दिया कि आप इसमें, सॉरी, मिट्टी की गाड़ी, शूद्रक का प्ले है मिट्टी की गाड़ी, वृक्ष कटिकम, उसकी बात कर रहा हूँ। जी वृक्ष वो कटिकम। फर्स्ट ईयर में था, तो एक रोल दे दिया था उन्होंने संवाहक का। तो वो पंकज कपूर कर रहे थे, उनके साथ डबल कास्ट थी मेरी। तो इनकी रिहर्सल तो 1 महीने से चल रही थी। बाद में मुझे 1 महीने बाद उन्होंने एक दिन कह दिया कि तुम वो रोल देखो, उस पर नजर डालो। तो मैंने, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैं दूसरे दिन लाइब्रेरी गया, वहां से स्क्रिप्ट लेके आया। और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, मैंने पूरी तरह से स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था। वहां मैंने अपना पारसी थिएटर वाला एक्टर लेके आ गया मैं अंदर। तो हमारे वहाँ ये होता था कि कहानी पढ़ लेते थे और पूरा प्ले कर देते थे हम रात को। ये भी होता था कि कहानी सुना देते थे कि तुम ये करना, और हम कर देते थे। तो वही मैंने कहा, क्योंकि जब रिहर्सल में गए तो रिहर्सल में पंकज को पता लगा कि इसको भी डबल कास्ट में ये इसका है। तो उन्होंने कहा कि आज तुम कर लो। मैंने कहा यार मैंने अभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो अलकाई साहब बताएंगे, करो। तो बड़ा मुश्किल सीन था कि वो जुआ हुआ खेलते हैं उसमें और कुछ करते, उस तरह का सीन था वो। तो हुआ ये कि मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ वही सीन पढ़ा जो मुझे करना था, उसकी रिहर्सल करनी थी। और एक बार मैंने पढ़ा और पढ़ के मैंने सीन कर दिया पूरा। तो डायलॉग थोड़े ही बहुत याद थे और कुछ अंदाजा था। बाकी जो दूसरे नहीं बोले तो उनके भी डायलॉग मैंने बोल के वो सीन कर दिया। तब मुझे बुरी तरह से डांट पड़ी। अलकाई साहब ने बहुत बुरी तरीके से डांटा और कहा ये भैया ये तुम्हारी अपनी पारसी थिएटर वाली एक्टिंग वहीं रखो, अब ये नहीं सब चलेगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये डिसिप्लिन और ये दायरा और ये सारी चीजें, नहीं तो हम तो ऐसे बिल्कुल आजाद ख्याली में करते थे कि बिल्कुल ऑडियंस को मजा आया और आजाद हो, आप स्टेज पे चले जाइए तो कुछ भी करिए, बस वो जो 2 रुपए 2.5 रुपए और 8 आने देके जो आए हुए हैं उनको खुश रखिए। तो ये हमें यही पता था कि अभिनेता ये होता है। बाद में फिर पता लगा कि नहीं, अभिनेता ये होता है। बहुत ही खूबसूरत संस्मरण सर आपने बताया और उससे जवाब भी आपने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रिया मैम जी सर, सुप्रिया मैम जुड़ गई हैं जी। मैं चाहूंगी कि सुप्रिया मैम आप अपना पक्ष रखिए। उनकी सर पीएचडी है पारसी थिएटर में स्त्रियों की भूमिका। ओहो जी जी। अरे वाह, तब थे तो सर मुझे नमस्ते। उनसे सवाल पूछना चाहिए, तब तो मुझे उनसे सवाल पूछना। अरे सर ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है सर इस ग्रुप में आपको देखकर, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर सुरभि की तरफ से भी कि आपने वक्त निकाला, खासतौर पर यूनिवर्सिटी सिस्टम के स्टूडेंट्स के साथ बात करना, जो कि थिएटर के स्टूडेंट हैं, फिल्म के स्टूडेंट हैं, और आप जैसे दिग्गज लोग
अगर हमसे बात करते हैं सर तो उससे बहुत एनर्जी मिलती है हम लोगों को कि अजी, बहुत सारी बहुत बहुत संभावनाएं हैं इस आप क्षेत्र में लोगों काम से करने हमें के लिए। एनर्जी मिलती है कि हमें हमें हम देखिए, हम तो अपने अपने रास्ते से चले जा रहे हैं, फिर रास्ते में जब लोग मिलते हैं तो हम सही रास्ते पे जाते हैं, तो वो जो आदान प्रदान होता है अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभवों का, तो जी। तभी तभी पता लगता है कि आपकी जगह कौन सी, आप कहाँ हैं, किस जगह, क्या आप सही जगह पे जा रहे हैं या आपका सही रास्ता इख्तियार किया है। नहीं तो ये सारी, ये नहीं कि मैं ही जो बोला वो सत्य हो सकता, हम आपस में बात नहीं, करके ही अंदाजा लगाते हैं, फिर उस बिल्कुल तरह से हम अपना बिल्कुल बिल्कुल सर, रास्ता इख्तियार करते ये रहते भी हैं। आपके जी। ये भी आपके अभिनय की हाइट है सर। जो इतने जितने डाउन टू अर्थ तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हाल में मैंने 2 चीजें देखी आपकी, एक तो पंचायत और दूसरा धूमकेतु। बहुत ही सुंदर अभिनय था सर। जी, धन्यवाद। और धन्यवाद। दोनों के शेड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल जी। डिफरेंट हैं कि किस तरीके से एक पिता की भूमिका और एक पति की भूमिका आप निभा रहे हैं। मुझे याद है कि बचपन से ही मैंने आपको, मतलब मेरी स्मृति में आप इतने बसे हुए हैं कि कई बार आप और राजपाल यादव जी से हम लोग कंफ्यूज कर जाते थे कि अभी रघुवीर यादव जी आने वाले हैं पर्दे पे या राजपाल यादव जी आने वाले हैं। लेकिन सर आपने बहुत इंस्पायर किया हम लोगों को। आपसे मेरा सवाल ये है सर कि ये जो 2 अलग अलग किरदार थे, नवाजुद्दीन साहब के पिता की भूमिका और नीना गुप्ता जी के पति की भूमिका, ये अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग भूमिका रही होगी आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ सर कि उसके बारे में आप थोड़ी हमारे साथ बातचीत करें इन दोनों ही चीजों पे, ताकि लोगों की रुचि और बढ़े और इसको देखें लोग कि किस तरीके से आपने जबरदस्त अभिनय किया है इसमें। तो देखिए जी, जाहिर था एक पति की भूमिका थी, एक पिता की भूमिका थी, दोनों अलग तो कैसे हो गए। और परिवेश जरूर अलग अलग था कि एक जगह थोड़ा सा उहदा कहिए या वो थोड़ा सा प्रधान और ये सब, तो वो थोड़े से ज्यादा थे, यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ थे कि परचून की दुकान है जिसके पास, तो परचून की दुकान जिसके पास है वो किस तरह की उसकी सोच होगी, वो तो चाहता है कि उसका बेटा भी बस वही बन जाए, वो कहाँ शहर जाएगा, ये क्या करेगा। ये हम गांव वालों में यही बस होता है कि सबको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं कि बच्चे वो उन्हीं के सामने जो उन्होंने किया वही बच्चे भी करें और अपनी जिंदगी उसी तरह से गुजार दें। ये हमारे साथ भी हुआ। मैंने तो बगावत कर दी थी, इसलिए मैं बगावत क्या मतलब, मैं उस गांव से नहीं, तो वो तो ये चाह रहे थे कि हायर सेकेंडरी करके या 7वीं 8वीं क्लास पढ़ के वहाँ फैक्ट्री में लगा दिया जाए और नौकरी जैसे लगेगी शादी कर दी जाए, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद उनके बच्चे और जिंदगी शुरू हो जाए। तो मैं तो घर छोड़ के आ गया और आने, क्योंकि मैं चाहता था कि जिंदगी को, एक जिंदगी उसको जिए किस तरह से, जो आप चाहते हैं करना वो। और मैं आजकल यही कहता हूँ कि सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चा क्या करना चाहता है और बच्चे में क्या 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 खूबियां है, वो क्या है बच्चा है। देखिए एक और ये बच्चा मेरा आ गया। ये बहुत तो सबसे पहले उस पर नजर रखना चाहिए कि वो चाहता क्या, वो क्या करना चाह रहा है। तो अगर हम उसमें जो खूबियां उसको मद्देनजर रख के अगर हम उसकी जिंदगी चलाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कामयाब होगा। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ये दूसरे का बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह, तो उसी दिशा में कि वो कामयाब हो तो वही बना दो। अब वो करना कुछ और चाह रहा है, आप करवा कुछ और रहे हैं, तो वैसे ही उसके आधा तो काम उसका वैसे ही खत्म हो गया। तो यही फर्क होते हैं थोड़े थोड़े से कि एक परचून की दुकान है जिसकी एक प्रधान है, तो अब प्रधान का जो ओहदा है और एक ये परचून की दुकान वाला जो बात बात पे चिढ़ जाता है, वो मटर और ये और वो सारी चीजें हैं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फर्क निकाल लेता हूँ। और बस हैं दोनों कहानी गांव की, लेकिन गांव में हर जगह हर घर में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और वो सिचुएशन जो घरों की होती है उसी की तरह वो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, बनते हैं, उसी तरह होते हैं। हो सकता है कि जो परचून की दुकान वाला नवाजुद्दीन वो जो चला जाता है शहर, वो शहर से लौट के अगर उसको नाकाम होके लौटे तो उसका कुछ और कैरेक्टर बन जाएगा। वो बड़ा होकर जब बात की उम्र में आएगा वो फिर कुछ और किसी और तरह की हरकत करेगा।
तो ये थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल चीजें सही। हैं जिनसे कैरेक्टर बनता है, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है, तो मैं वैसी नजर रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है सर कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आज वेब सीरीज जिस तरीके से चल रहे हैं, कल जी। मैं एक फेसबुक लाइव देख रही थी जिसमें अजय ब्रह्मतज्ज जी थे और हाँ। बहुत सारे दूसरे सिने आलोचक थे, हाँ। और उन लोगों ने वेब सीरीज पे काफी बातचीत की और ये बात निकल के आई कि वेब सीरीज का जो कंटेंट है वो आज की सोसाइटी के लिए कितना चैलेंजिंग है जो लोग बना रहे हैं, कि आप जी। किस तरह की चीजों को परोसेंगे। बहुत सारा नेटफ्लिक्स का एक बहुत बड़ा सीरीज जिसको लेके आम जनता में बहुत आलोचना भी हुई कि इस तरह के कंटेंट को अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हम सोसाइटी को अंततः क्या देना चाहते हैं। तो एक तरफ इतनी प्रतिस्पर्धा कि सारी के सारे लगभग ऑनलाइन सीरीज हम देख रहे हैं, सारे लोग करोड़ों दर्शक उसके हो चुके हैं, और ऐसे में पंचायत जैसी, घूम केतु जैसी खूबसूरत फिल्में लेकर आना, साफ सुथरी और इतनी सोशल मैसेजिंग की फिल्में लेके आना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत संभावनापूर्ण एक साथ दोनों ही मुझे लगता है सर की है, जिसे लोग जी, इतने बिल्कुल, व्यापक बिल्कुल स्तर सही पे कह रहे हैं। पसंद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप पंचायत को ले लीजिए, पंचायत में इतनी सच्चाई है कि एक तो उसकी एक बड़ी, जो मैं खूबी बता रहा हूँ, जो क्यों पंचायत पसंद की गई है, जो मुझे लगता है कि एक तो बड़ा बड़ा ऐसा, उसमें कोई कैरेक्टर बुरा नहीं लगता है, कोई विलेन नहीं लगता उसमें। हालांकि लड़ाई झगड़े सब कुछ है, लेकिन कोई विलेन नहीं लगते। जय को मारपीट वाला सीन अगर आपने देखा होगा, दोनों वो तो बेहद खूबसूरत है सर। जी जी जी। हाँ, और वो जो चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो प्रधान हो, किसी ऐसा लगता सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं, अपने इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि, तो इसी तरह हमारे गांव में अभी भी है। और मैं भी गांव का ही हूँ, और मुझे तो किसी गांव से और किसी से कोई छोटा बड़ा लगता ही नहीं था। ऐसा लगता था छोटा बड़ा नहीं, मतलब कि कोई बुरा आदमी है या कोई बहुत ज्यादा अच्छा है, सब अच्छे ही लगते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। छोटी छोटी सी चीजों को लेके जिस तरह वो अपनी सोच से, अपनी फितरत से वो जो उस पे या तो अड़ जाएंगे या कुछ करेंगे, ले दे के फिर वहीं घूम करके फिर वहीं आ जाएंगे, उसी जगह पे आ जाएंगे। जी सर। तो ये बड़ी खूबसूरत आपको सी, जान मुझसे भी कहा, पूछा गया कि इसमें तो कोई ड्रामा नहीं है। मैंने कहा भैया इसमें इतना बड़ा ड्रामा है, इसकी फजा में जो ड्रामा है, इसकी आबो हवा में जो ड्रामा है, उससे बड़ा ड्रामा और क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर कि स्त्री विमर्श को लेकर जिस तरह की बात आजकल हो रही है, खास तौर पे पंचायती इलाकों में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको इतनी खूबसूरती से और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट कि आप कैसे एक रिप्रेजेंटेशन को मेल से फीमेल के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो प्रक्रिया धीरे धीरे ही होगी, जिसमें वो कलेक्टर कहती हैं कि अच्छा होता कि जो राष्ट्रगान आपने गाया, इतना गाया, बहुत अच्छा है, और आपकी जो भूमिका है आप इन्हें सहयोग करें, डोमिनेट ना करें। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सोशल मैसेज था कि महिलाएं कैसे आगे आएंगी, पति प्रधान। और सर आपको जान के जी सर और आपको जान के सर खुशी होगी कि इस पूरी सीरीज को हम अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ दिखाने जा रहे हैं, ताकि पंचायत इलेक्शन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर किस तरह की बात हो रही है, उस पे सर हम लोग बड़ी बारीकी से और बहुत समझ के देखा। वाह वाह वाह, शुक्रिया आपका। जी जी जी। हाँ सर, हम लोग की रुचि इसलिए भी थी क्योंकि हमारा एक विद्यार्थी उसमें कलाकार भी है सर, जो कौन है सुरभि, आप बताएं प्लीज। वो जो बच्चा है आपके उस एक जो लड़का है जो उसको असिस्ट करता है, हमारा जो मेन कलाकार है उसको असिस्ट जो कर रहा है लड़का, गांव का जो लड़का है, वो हिंदी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है सर। अच्छा। थिएटर डिपार्टमेंट का। जी सर। जब वो पहली बार गांव जाता है लड़का, शहर वाला लड़का, जी जी, वीडियो के सचिव की जो भूमिका जिसने निभाई है, उनके साथ एक लड़का हमेशा रह रहा है जो वो हमारा विद्यार्थी है सर, हमारे विश्वविद्यालय का। तो उस नाते भी हमारा बहुत जुड़ाव है पंचायत के साथ। जी सर। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पंचायत का ही की आबो हवा है, चारों तरफ वही फैला हुआ है। चंदन राय नाम है मैम। अब ये आगे इसका सेकंड सीजन कब शुरू कर रहे हैं? हाँ, उस विद्यार्थी का नाम सर चंदन राय है, तो हमें बहुत खुशी है कि उसे आपका सानिध्य मिला और उसने इतना बढ़िया काम किया। जी सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर।
अच्छा, ओके ओके, चंदन, चंदन की बात कर रहे हैं? जी 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 सर, चंदन की बात कर रहे हैं? जी 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 सर, चंदन, हाँ हाँ, चंदन चंदन राय। राय की बात कर रहे हैं आप? जी जी सर। जी अच्छा, अरे वाह वाह, वो तो मेरा स्टूडेंट, मेरे यहाँ आता रहा, मेरे घर आता रहता है वो। जी सर, तो धन्यवाद मैम, आपने इतने मैंने अपनी यहाँ एक जिज्ञासा। वर्कशॉप की थी तो उसमें वो आया करता था, चंदन जी जी जी, चंदन जी राज सर। जी 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 इस हाँ, इस बहुत अच्छा एक्टर है वो, बहुत मेहनती भी है। जी सर, बिल्कुल, हम लोग मैम के ही सानिध्य में हम लोग उस पूरी वेब सीरीज को विभाग में जब दिखाया जाएगा, स्त्री अध्ययन विभाग में, तो पूरे विश्वविद्यालय के भी छात्र उससे देखेंगे सर। और जी जी ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। क्योंकि टेलीविजन और स्त्रियों पे ही बात हो रही थी, तो एक जिज्ञासा है, एक छात्रा की, साधना अग्निहोत्री हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या कारण है कि आज हिंदी साहित्य पर टीवी कार्यक्रम या फिल्म ना के बराबर हो गई है, क्योंकि आपने टीवी कार्यक्रमों में बहुत ही शानदार काम किया है और सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म भी की है, तो आप इस विषय में अपने अनुभव साझा करें। जी सर। ये देखिए, बात में तो बहुत कई बार कि हमारे यहाँ साहित्य इतना भरा पड़ा, इतना लिखा गया है, करने के लिए इतना कुछ है, लेकिन क्या है कि जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिनेमा है, ये पैसों के हाथ में पहुंच गया है, बिजनेसमैन के हाथ में पहुंच गया है, तो उन्होंने इसको धंधा बना लिया है बेसिकली। लेकिन वो अभी उनके हाथ से निकल के अभी उनको रास्ते पे आना पड़ रहा है। तो बीच में मेरे ख्याल से 80 के दशक से ये शुरू हो गया था सिलसिला, और सब यही है कि ये जो जब पेशा बना लिया, धंधा बना लिया जाता है, तो हमारी बहुत सारा नुकसान भी होता है, हमारे कल्चर का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो फिर इनको बनी बनाई फिल्में मिल जाती है। आपने देखा होगा ज्यादातर कहीं कहीं किसी का रीमेक हो रहा है, कहीं कुछ, ये सब इस तरह का काम हुआ है जो 80-90 और काफी वक्त तक। बीच में वो श्याम बेनेगल और प्रदीप कृष्ण और बहुत बहुत लोग थे जिन्होंने एक सिनेमा अलग से शुरू किया था, जिसको आर्ट फिल्म और पैरेलल सिनेमा कहा जाता था। वो शुरू हुआ था, लेकिन इनका दबदबा इतना था, ये पूरा माफिया जो कॉमर्शियल फिल्मों का जो माफिया था, इन्होंने उनको भी ना चलने दिया। तो वो धीरे धीरे फिर उससे नुकसान हमारा ही हुआ। तो इसलिए हमारा जो साहित्य है, वो जो लिखा गया है, इतना कुछ करने के लिए है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ के साहित्य में जो वैरायटी है, वो शायद आप विदेशों में और कहीं नहीं मिलेगी। जी सर, हम बिल्कुल। उस तरफ बड़े चले गए, तो वहाँ की फिल्मों को देख देख के हमें यहाँ नकलें करने लगे, तो उस तरह की फिल्मों की इस वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब ये जो पंचायत जैसे ये है, इसको ये बड़ी लोग इनको सराह रहे हैं और ये देखने लगे हैं। मेरे ख्याल से बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सब मिलके देख रहे हैं, साथ घर बैठ के देख रहे हैं। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से, और अभी ये जो मौका मिला है लॉकडाउन का, इसमें लोग किताबें पढ़ने लग गए हैं जी, उठा के, क्योंकि जी ये जी जो कंप्यूटर पर इसमें जो किताबें, मुझे तो मजा नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ। ये मुझे वो पन्ने पलटने में ही ज्यादा मजा आता है। जब तक मैं पन्ने नहीं पलटता तो मुझे किताब पढ़ने का मजा नहीं आता। इसलिए मैं जब अपना कोई स्क्रिप्ट मंगाता हूँ, वो भेज देते हैं कि जी नेट पे भेज दिया जाए, मैं मना कर देता हूँ, नहीं भाई प्रिंट उसका निकालो भेजो, मैं पलटना चाहता हूँ, पन्ने पलटना चाहता हूँ, नहीं मुझे समझ नहीं आती चीजें। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम किस तरह साहित्य को लेते हैं और किस तरह हम अपनी आदत डालें। तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, अगर किया जाए तो। हम वो मशक्कत करना हमने किनारे कर दिया था, हम पढ़ना लिखना नहीं चाह रहे थे। बस ये है कि सिनेमा देख लो और उसी की नकल कर दो, या तोड़ पड़ो कि थोड़ा सा इसमें से ले लो, थोड़ा सा इसमें से ले लो, और बस सिनेमा को चौपट कर दो। या इसका तो ये चौपट ही हुआ है बीच में। फिर बड़ी बड़ी बजट की फिल्में भी इसलिए फ्लॉप हुई, क्योंकि नीयत खराब थी। और अभी छोटे बजटों की फिल्में भी बड़ी अच्छी लोगों को पसंद आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला ये लॉकडाउन की वजह से फिर शुरू होगा, फिर से और शुरू होगा। साहित्य पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, लिखा जाएगा, और लोगों की आंखें खुलेंगी। जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके इस जी, बात से कि साहित्य शुरू फिर तो से होगा, आए करना ही हमारे। पड़ेगा, और कोई हाँ, चारा ही नहीं हमारे है। टेलीविजन में, हमारे सिनेमा में साहित्य फिर से आए, जहाँ बासु चटर्जी छोड़ गए थे सारा आकाश और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के द्वारा। तो जरूरी जी, है सर बताइए कि कितनी। आए। हाँ हाँ हाँ, जी, तो उसकी सर एक हाँ हाँ, दो बहुत बहुत
बोलिए सर। नहीं, मैं हाँ सर, बोलिए। यही आपकी बात ही मैं आगे कह रहा था, कोई वही कि जो पहले जिस तरह की फिल्में बनती थी तो बहुत बाकायदा हमारे यहाँ के जो जज्बात, इमोशन सब पे नजर रख के वो बनते थे और बहुत कामयाब थी वो फिल्में, और आज तक उसी हैसियत से रखी हुई हैं और मेरे ख्याल से बेहतर भी लगती हैं जी आज के सिनेमा से। जी जी सर। सर दो जिज्ञासाएं और रख लेंगे हम लोग। पुनीत साहू ने प्रश्न किया है सर कि रंगमंच से आए हुए अभिनेता के लिए सिनेमा में क्या क्या कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं जिस पर उसे काम करना चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो कठिनाई ये कि आप सिनेमा का पहले सोचिए मत, नहीं आपकी कठिनाई तो उसी वक्त बढ़ जाती है जब आप थिएटर में रहकर सिनेमा की बात सोचते हैं। मैं साफ बात बताऊं और सही बात बताऊं कि मैंने सिनेमा के बारे में कभी नहीं, पहले आप थिएटर का मजा लीजिए। मैं थिएटर में मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं सिनेमा की तरफ, मैं तो बहुत बाद में गया हूँ सिनेमा, और इसलिए गया कि मुझे खींच लिया गया। मैं तो थिएटर में ही मुझे इतना आनंद आ रहा था। आपको सबसे पहले आप देखिए कि आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ है, आप क्यों सिनेमा का नाम ले रहे हैं, क्यों सिनेमा में जाना चाह रहे हैं। पहले थिएटर कर लीजिए, सिनेमा में अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो अपने आप ही पहुंचने दीजिए, मत पहले थिएटर करिए, चीजों को समझ लीजिए, और ये समझ थिएटर से ही पैदा होगी, क्योंकि थिएटर ही आपको हर तरह की सिनेमा की समझ या हर तरह की एक्टिंग की समझ वो थिएटर से ही आएगी। क्योंकि थिएटर में ही आपको लोगों का सानिध्य मिलता है, थिएटर में आपको बहुत कुछ पढ़ने मिलता है, थिएटर में आपको बहुत कुछ फिल्मों में नहीं मिलता है। ये सारी चीजें फिल्म में आपको देखिए कोई किताब पढ़ते हुए नजर नहीं आएगा, आप किसी से बात नहीं कर सकते। सिनेमा में पहुंचने के बाद सिर्फ वो ये स्क्रिप्ट होगा और ये उसने ये फिल्म बना ली, उसने ये कर ली, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, बस यही होगा। साहित्य और ये सब कल्चर की कोई बात ही नहीं होगी वहां पे। तो पहले थिएटर में रहिए, अपने आप को बनाइए, संभालिए। थिएटर सिनेमा अपने आप आपको ले जाएगा, आपको जाने खुद से जाने की जरूरत नहीं। पहले अगर आपको कामयाब होना है तो पहले शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ थिएटर करिए, थिएटर में रहिए, थिएटर में डूबिए, बाकी सारी चीजें बड़े आसानी से मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल सर, थिएटर ही आधार है सिनेमा के अभिनय का, बिना उसे किए हम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आधार है, जड़ें हैं, और आपके अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो थिएटर में रहिए, थिएटर को समझिए। थिएटर है क्या, लोगों का भी थिएटर सिर्फ ये लगता है कि एक्टिंग के लिए थिएटर है, ड्रामा करने के लिए थिएटर है, वो नहीं है। पूरी जिंदगी समझने के लिए, जीने के लिए, अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी, दूसरा कल्चर, अपना कल्चर, सब थिएटर में ही समझ आता है। बिल्कुल सर, सहमत हूँ मैं। जी सर, इसी क्रम में विष्णु का आखिरी जो सवाल है ये लेते हैं, फिर आप समय काफी बहुत हो चुका है, तो विष्णु आप अपनी जिज्ञासा रख लें। जी विष्णु। हाँ जी, हमारे पास सभी देव हैं सर, विष्णु देव भी है। हाँ जी, हाँ जी, जी विष्णु। हाँ जी विष्णु जी बोलिए। चलिए, वक्त नहीं है उनके पास शायद। विष्णु, मुझे लगता है और किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा था। जी 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 ठीक है जी, कहिए। नमस्कार सर, जी जी, बनारस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सवाल ये है कि जैसे हमारे इंडिया में मेन जी जी हमारे इंडिया में मेन स्ट्रीम सिनेमा। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम सिनेमा में बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं और सेट होते हैं, बहुत पैसे, बड़े बजट की फिल्मों में। लेकिन सर वहीं पे इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, लो बजट की फिल्में हैं। तो उन फिल्मों में, यानी कि इंडिपेंडेंट और लो बजट की फिल्मों में अभिनय करने की क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए जी, अगर चुनौतियां तो सब जगह होती हैं, और मैं ये बात पहले ही कह चुका हूं कि आप क्या उस तरह की फिल्मों पे यकीन रखते हैं या इस तरह की फिल्मों में, बड़े बजट की फिल्मों में यकीन। बड़े बजट की फिल्मों में भी चुनौतियां हैं, इसमें भी चुनौतियां हैं। बड़े बजट की फिल्मों में करने की चुनौती ये है कि अपने आप को एडजस्ट करना, बड़ा वो चुनौती है कि आप कैसे उस फिल्मों में दखल दे सकते हैं, या उस फिल्मों में कैसे
वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जहनियत पे डिपेंड करता है, आपकी फितरत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये जो छोटे बजट की और जो सही फिल्में हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई फिल्में हैं, जिनमें कुछ सब्जेक्ट है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो धंधे के लिए नहीं, जो फिल्म के लिए, जो अच्छी फिल्म के लिए बनाई जा रही है फिल्म। तो आप ये फिल्म करना चाहते हैं या वो फिल्म करना चाहते हैं, ये चुनौतियां दोनों तरफ है। यहाँ थोड़ा सी मुश्किल ज्यादा आएगी, लेकिन मजा इस तरह की फिल्मों में है। उधर मजा ज्यादा आएगा, तो लेकिन फायदा और ये आप मतलब मेरे ख्याल से आप प्रोग्रेस ये नीचे वाली जो छोटे बजट की फिल्मों में कर सकते हैं, वो वाली फिल्मों में प्रोग्रेस करना आपके बतौर एक्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ये है, चुनौतियां दोनों जगह हैं कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, उस पे वो है बेसिकली। जी सर, धन्यवाद। जी सर, तो जी, जिज्ञासा सर, यह ऐसा प्लेटफॉर्म है और आपको सुनना तो अपने आप में यह बड़ी उपलब्धि है सर। और जिज्ञासाएं तो आती रहेंगी, मैसेज आ ही रहे हैं। हाँ, ब्लैक स्क्वायर थिएटर की तरफ से बताइए गौरव, आपका क्या सवाल है? मैं खत्म करना चाहती हूँ सर। जी गौरव, पूछ लीजिए। हेलो जी। गौरव पूछिए जी। मुझे लगता है तकनीक, हाँ पूछिए। मैम, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि आपने अभी फिल्मों पे बात की, वेब सीरीज पे बात की, आपने विज्ञापनों पर भी बहुत लाजवाब काम किया है सर। आपकी विज्ञापनों से ग्रामीण समाज बहुत गहरे से जुड़ा रहा। आपको क्या लगता है कि विज्ञापनों में आजकल किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है? आपने एक फिल्म की थी द साइलेंस, उसमें आप बुढ़ी के बाल बेचते थे। आपने ये MP अजब है, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, इनसे हम बचपन से जुड़े रहे। ऐसे विज्ञापनों का आजकल अभाव क्यों दिखता है? जी जी, देखिए ये इस पे मेरा ख्याल से मेरा बड़ा मुश्किल है कि ये विज्ञापन किस नियत से बनाए जाते हैं। विज्ञापन में जो होता नहीं है वो तो सिर्फ चीजों को बेचने का वो होता है। अभी अब उसको आप विज्ञापन तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से कि MP अजब है और गजब है। ये तो हम एक प्रदेश की बारे में बता रहे थे, ये विज्ञापनों में शामिल नहीं होता। ये उसकी खूबी, विज्ञापन बिल्कुल फर्क चीज है। वो चीजों का विज्ञापन जो आप बाजार में, जो मार्केट में मिलती है, इसका मार्केट से मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है। ये सिर्फ, तो मैंने उस तरह की उसमें ज्यादा काम किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि विज्ञापनों में जो असली जो माल आप बेच रहे हैं, विज्ञापन का वही है, बेचने के लिए जो आप जिस तरह की हुज्जत करते हैं, जहमत करते हैं, या उस पर ताकत लगाते हैं अपनी कि इसको कैसे बेचा जाए, इसमें क्या क्या चीजें डाली जाए। तो कभी क्या होता है कि जो है नहीं चीज उनको बता के और खामोखा कि वो बिक जाए, बस वो लोगों तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल तो करना चाहिए कि भैया जो असलियत है, जो सही है, अगर उस पर तवज्जो दें ताकि वो खरीद के लोग पछताएं ना। बस यही बात है। और मुझे तो लगता है, और बहुत ज्यादा मैं विज्ञापनों के बारे में जानता नहीं, क्योंकि मैं तो लगता है कि मैं थिएटर और इन सारी चीजों से और आर्ट कल्चर, अगर इसका कोई विज्ञापन हो तो उस पे मैं चाहूंगा कि इस पे कोई विज्ञापन बनना चाहिए और इस पे इसका प्रचार होना चाहिए। बाकी इन चीजों के विज्ञापन पे तो बस ऐसे ही बुला लेता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, गा लेता हूँ और वो करता हूँ, बस बहुत ज्यादा दखल नहीं है मेरा इन चीजों पे। तो ये साफ सी बात है जी 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 मैडम, मेरा एक सवाल है। हाँ राहुल जी। जी, मैं बचपन में ये मुंगेरी लाल हसीन सपने देखता था, जिसमें आप जब एक आग फड़फड़ा करती थी, उसके बाद में फिर आप सपने में जाते थे, वो मुझे आज भी याद है। मेरा सवाल ये है कि आप भविष्य में ऐसी कौन सी भूमिका
करना चाहेंगे जिससे आपको संतुष्टि मिले? जैसे आप बोल रहे थे कि अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि जो मुझे संतुष्ट कर पाया, तो मैं जिससे मुझे संतुष्ट कर पाया, यानी सेटिस्फाइड आप हो सके, ऐसी कौन सी भूमिका करना चाहेंगे कि जिससे आप सेटिस्फाइड हो? मुश्किल है, इस जन्म में नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इस जन्म में नहीं मिलेगा मुझे। इस जिंदगी में नहीं, इसके लिए मुझे 3-4 जिंदगियों के बाद फिर कभी शायद हो जाए। नहीं, बहुत यह मुश्किल अभिनेता है की भूख है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे कैरेक्टर किरदार देखे हैं, सब। जी जी सर, ठीक है सर। आवाज हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है, ठीक है, बोलिए ना। हाँ सर, तो अच्छा सर जी। हाँ तो बस जी, हाँ बताइए। जी सर, आप रख लीजिए अपने पक्ष को। नहीं, मैंने बताया कि जो मैं कह चुका वो जवाब तो मैं दे दिया था मैंने। आवाज आई थी क्या? जी सर, आवाज थोड़ी सी कट गई थी, लेकिन ठीक है, अभी हेलो, आ रही है। जी आवाज सर, कट रही है? बोलिए, अभी आ रही है सर, बोलिए। हाँ, बीच में। हाँ, अभी मैं क्या बोलूँ सब, अभी क्या बोलना है बताइए। नहीं सर, आकाश, समय हो चुका है, तो जी जल्दी से आप पूछ लीजिए, ये आखिरी प्रश्न होगा। है सर, प्रणाम सर। पहले तो, और सर, मैं आपको जी फैन को प्रणाम। क्या कहूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि सर हम जैसे स्टूडेंट जो छोटे शहर से है, जो अभी अभी थिएटर करना शुरू किए हैं, सर आपको देखकर सीखते हैं, आप जैसे लोगों को देखकर सीखते हैं सर। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, जो चीजें आपस में मिलना बंद है या लोगों से मतलब एक दूरी बना के रखना है, तो सर क्या आगे जब सिनेमा अभी बनेगा नया, जो थिएटर होगा, तो उस समय सर क्या मुश्किलें आ सकती है, क्या चीजें दिक्कतें दे सकती है जो अभिनय करने में हो, या फिर जो इन चीजों का प्रभाव किस तरह से सर हमारे रंगमंच या सिनेमा पर सर पड़ सकता है? ठीक, धन्यवाद। जी सर। देखिए, फर्क कई तरीके से फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बात ये बता दूं मैं कि जब कुछ टूटता है तो बनता भी है। जी सर, बिल्कुल। अगर कहीं कुछ टूटता है तो कहीं कुछ बन भी जाता है। तो आप नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल मत जाएं। अगर अभी हम इस आपदा में और इन सारी चीजों में, तो कहीं ना कुछ तो बन रहा होगा जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा, वो हमें बाद में समझ आएगा कि कुछ जो विकार थे, जो खामियां थी, जो गलतियां, उनमें सुधार भी हो रहा है। क्योंकि इस वक्त हमें जो सोचने का मौका मिल रहा है, अगर हम इसे सोच के उसको हमेशा टूटने के बाद बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो कि बेहतर होगा। लोगों ने किताबें पढ़नी शुरू कर दी है, लोगों ने बहुत अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपना जो पुराना काम था, जो उन्होंने चाहे खराब किया हो चाहे अच्छा किया हो, वो देख के और उसके बारे में सोचने और समझने का मौका मिला होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन दिनों चल रही हैं। अब जब ये खत्म होगा तो जो भी होगा बहुत बेहतरी में ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं तो अच्छे ही की उम्मीद रखता हूँ और हमेशा मेरा यही रहा है, क्योंकि हम सब बेहतर ही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अब ये एक फायदा तो है, देखिए हम सब लोग आपस में मिलकर बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर ये बिल्कुल सर, ये लॉकडाउन नहीं काफी होता, ज्यादा बैठ अच्छा पाते फायदा क्या, हुआ बताइए। सर। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, सर। बिल्कुल। हेलो। जी सर, बोलिए सर, बोलिए सर, जी आवाज आ रही है। बिल्कुल, हाँ, बस ऐसे ही है, सब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको अन्यथा ना लें। इस चीज को देखिए, हमेशा वक्त का फायदा उठा लेने चाहिए। हमेशा अपनी आदत डालिए कि कैसे वो मैं तो हमेशा ही जब देखता हूँ कि खाली बैठे कुछ नहीं, अभी मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, देखिए। हैं, ये क्या है मालूम है आपको? ये मालूम क्या है, बताइए। दिख नहीं रहा मुझे। देखिए, ये अभी स्ट्रॉ है। मैं खाली टाइम में मैंने ये किया। जी, अभी बता रहा हूँ, रुकिए, मैं जरा इसका स्केल देख लूँ।
इसी से हम फिर समाप्त भी कर देंगे। जी जी सर जी। ये देखिए तो ये था तो ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ बस इससे बैठा हुआ था, खाली मिल गया ये। मैंने वहाँ अहमदाबाद में फिल्म करने गया था, वहाँ कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था और अपने फ्लूट नहीं ले गया था, तो वहाँ वो जूस वाला जूस देगा उसके साथ स्ट्रॉ दे गया है, तो मैंने उसका ये फ्लूट बना के अपना टाइम निकाल दिया। तो आपके पास कुछ करते रहने का हमेशा वो होता है, लेकिन आप वक्त को पहचानना। अगर जी कोई मुझसे पूछ रहे हैं कि महंगाई डायन एक लाइन जी सर ये ऐसा है कि जिज्ञासाएं और मन शांत नहीं होगा और अंदर की भूख जो है वह भी तृप्त नहीं होगी आपको दिन भर भी हम लोग सुने तो सर मैं पहले तो औपचारिक धन्यवाद आपको दे दूं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूर महंगाई डाइन अंत में एक बार हम और सुन लेंगे सर, ये बार बार मैसेज आ रहा है, सभी की फरमाइश है पारसी रंगमंच की तरह। लेकिन औपचारिक एक बार धन्यवाद जरूरी है सर कि आज जी जी सर गाइए। हाँ बताइए सर गाइए ना पहले। अरे हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्करबाई के कबूल और बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है, सैया तब पई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हर साल घसीटत आगव जून, महंगाई में रुकी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून और पड़े खटियारे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जाती है, सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खा जाती है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, आज गुरु पूर्णिमा का दिन आपने बना दिया हम सभी श्रोताओं का सर, और न सिर्फ दिन बनाया बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपने दी है कि आज का युवा कैसे अपनी कला अपनी संस्कृति से जुड़े और सकारात्मक रहे जीवन के प्रति। अपने आप में आज जरूरत है इस कोरोना काल में, इस महामारी काल में। आपने जो अंतिम बात कही सर कि जहाँ विध्वंस होगा वहां नई उम्मीद आएगी, तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला समय जो है वह सिनेमा और रंगमंच के लिए बेहतर हो। सर आपका हृदय से ब्लैक स्क्वायर थिएटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमें दिया है जिसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और हमारे इस पूरी टीम, जी सर, हमारे साथ पूरी टीम है जो मिलकर यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें
जयदेव दास, अश्विनी रोकड़े, आकाश कामले, रंजीत यादव, राहुल वकारे, विष्णु कुमार, गौरव, इस तरह पूरी टीम है, उत्कर्ष, सभी लोग तकनीकी, राजदीप राठौड़, मिलकर सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आपके लिए पुनः धन्यवाद और आभार। धन्यवाद पूरी टीम के लिए, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे संभाला, सहा, सुना। बहुत बहुत शुक्रिया और हम मिलते रहेंगे ऐसे इसी। जी सर, जरूर। हम जरूर चाहेंगे कि आप वर्धा आए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आए, ब्लैक स्वेल थिएटर में के द्वारा कार्यक्रम में आए। जरूर जरूर हम प्ले करेंगे, कुछ करेंगे। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए लॉकडाउन ने कितना बढ़िया काम कर दिया ये। जी